एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं द मोस्ट अवेटेड इस साल के 11th केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, क्लास 11th केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। बहुत से बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू विल फाइंड दिस वीडियो सुपर डुपर यूजफुल। आई हैव ट्राई टू गिव इन माई बेस्ट। तो पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? बताने की जरूरत ही नहीं है यार। हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो बने होते हैं सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। Why do we study them? क्यों पढ़ते हैं? Obviously इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे आसपास की चीजों में, जो हमें डे टू डे लाइफ में काम आता है, इस तरह की चीजों में पाया जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे कि फ्यूल्स, चाहे आप सीएनजी की बात कर लो जिससे ऑटो रिक्शा चलते हैं, या फिर आप एलपीजी की बात कर लो जो हमारे कुकिंग पर्पस के लिए काम आता है गैस के सिलेंडर्स में, या फिर बात कर लो केरोसिन ऑयल की, तो इन सब में पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स। नॉट जस्ट दैट, बात कर लो पेंट्स की या फिर प्लास्टिक्स की, जिसकी इतनी वैरायटी ऑफ यूजेस होती है, इनमें भी पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स। सो डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीजों के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स और इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स बोले तो ऐसे कंपाउंड्स जो स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच्ड चेन हो, बेसिकली वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे, उनमें साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। ठीक है, अब एलिफैटिक कंपाउंड्स को हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्केन बोले तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ये नाम तो आपके लिए नए नहीं होंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ के आए हैं, है कि नहीं? जिन बच्चों ने नहीं देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो, फटाफट से यूट्यूब पे जा करके आप सर्च कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्नर हब। चलो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप है दैट इज एल्कीन। ईन बोले तो डबल बॉन्ड, मतलब इस तरह के एलिफैटिक कंपाउंड्स में कम से कम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होता है, जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी है अपना एल्काइन, जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता हो, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ओके, अब चलो देखें कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। साइक्लिक नाम से पता चल रहा है कि इसमें ना साइकिल बनता है। साइकिल बोले तो जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पे आ गए, तो एक सर्कल टाइप की चीज बनती है यहाँ पर। साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब बंद होता है उनका पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर वापस हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बोले तो जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं वही 5 कार्बन एटम या 6 कार्बन एटम, बट स्ट्रेट चेन ना होके ये यूं बंद होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बट इनमें कुछ खास बातें होती है, जैसे कि इनके अंदर पाए जाते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके अंदर हमें डबल बॉन्ड्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, जैसे कि जो एक वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड है अपना बेंजीन। इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ना बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक खुशबू होती है, एरोमा होती है, और उस एरोमा की वजह से इनका नाम पड़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन बोले तो ये एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, जैसे कि साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन का कंपाउंड है, साइक्लिक है। ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। साइक्लोएल्कीन बोले तो इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, जैसे कि साइक्लोपेंटीन। इसमें देखो सब कुछ सेम है, यहाँ पे 5 कार्बन है, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है।
तीसरा है साइक्लोएल्काइन। समझ ही गए होंगे आप, ये एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि साइक्लोपेंटाइन। इसमें भी 5 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलो शुरू करें कहानी एल्केन्स की। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होता है, तो इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं जिनमें या तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो एल्केन्स की कहानी चल रही है हमारी। तो एल्केन्स में अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो, कार्बन को क्या करना है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो चाहे वो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो या कोई हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब कोई भी कार्बन का एटम जो है वो टेट्रावैलेंट है, राइट? तो यानी कि वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा, यानी कि वो 4 एटम्स से कनेक्टेड होगा। अगर वो 4 एटम्स से कनेक्टेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताओ। sp3, ये सब तो पढ़ा हुआ है हमने, है कि नहीं? तो एल्केन्स में कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा CH4, n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा C2H6, n की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा C3H8, राइट? तो इस तरीके से एल्केन्स की पूरी होमोलॉगस सीरीज बनती रहेगी। तो पहला मेंबर है मीथेन, फिर है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। तो पहला मेंबर यानी कि मीथेन जो है ये अधिकतर पाया जाता है कोल माइंस में या फिर मार्शी एरियाज में, मतलब क्या बोले, स्वाम्पी एरियाज, जैसे वो कीचड़ और दलदल टाइप की जो जगहें होती है, ऐसी जगहों में मीथेन ज़्यादा करके पाया जाता है। अब बच्चा पार्टी, नॉमेनक्लेचर तो हमने पूरे डिटेल में सीख रखी है कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने नॉमेनक्लेचर खूब जम के प्रैक्टिस किया था, बट स्टिल एक बार याद दिला दूं कि एल्केन का नॉमेनक्लेचर का कैसा पैटर्न होता है? वर्ड रूट, जो हमें बताता है कि उसमें कितने कार्बन है। जैसे 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड सो ऑन। तो वर्ड रूट फॉलोड बाय ANE। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम सफिक्स यूज करते हैं ANE। इसी तरह से नाम पड़ा है सबका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बात करते हैं आइसोमेरिज्म की तो हम नोटिस करते हैं कि जो शुरू के मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल मीथेन की बात करें तो CH4 के लिए एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे जैसे हम इस लिस्ट में हायर एल्केन्स की तरफ जाएंगे, हम क्या देखेंगे? उसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है। बिल्कुल, चलो देखें। यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं मीथेन की या फिर इथेन की, यहां पर क्या है, चूंकि 1 और 2 कार्बन एटम्स हैं तो भाई इनको किसी भी और तरीके से अरेंज करने की मेरी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे पास, राइट? तो इसीलिए इनमें हमें मल्टीपल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें प्रोपेन की, जिसमें 3 कार्बन होते हैं इस तरीके से, ये सारे हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो क्या मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है इसे अलग, इसके कुछ अलग अरेंजमेंट बनाने के? नॉट रियली, क्योंकि अगर CCU लिख दिया C तभी भी वो एक स्ट्रेट चेन ही है, अगर एक C को नीचे लिख दिया तभी भी इट इज अ स्ट्रेट चेन ओनली। तो एज सच हम इससे कोई अलग ब्रांच्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन जहां हम थोड़े से हायर एल्केन्स में चले जाते हैं, जैसे कि ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें कि चारों के चारों कार्बन जो है वो एक के बाद एक स्ट्रेट चेन में है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि जो ये 3 कार्बन है ये एक स्ट्रेट लाइन में है और चौथा कार्बन जो है वो इस तरह से ब्रांच्ड फॉर्म में है। तो अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही है, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर डिफरेंट। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आइसोमर्स। उसी तरीके से अगर हम थोड़े और बड़े एल्केन्स को देखते हैं, जैसे कि C5H12 जिसे हम कहते हैं पेंटेन, इसमें 5 कार्बन है। अब
लॉजिकली सोच के देखो, जितने ज्यादा आपके पास कार्बन होंगे उतना ज्यादा आपके पास ऑप्शन होगा उनके साथ मतलब हेरा फेरी करने का, उनके साथ प्ले अराउंड करने का, राइट। अब यहां पर देखो 5 कार्बन है, तो एक तो सीधा सीधा ऑप्शन है कि भाई सबको एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में लगा दो, तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा हो सकता है कि मैं 4 कार्बन को स्ट्रेट रखती हूं और जो 5th कार्बन है उसे एक ब्रांच की तरह डाल देती हूं, ये दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब चूंकि यहां पर 5 कार्बन है ना, तो मैं स्ट्रेट चेन 3 कार्बन का भी रख सकती हूं और बाकी दोनों कार्बन को ब्रांच के फॉर्म में डाल देती हूं, तो ये मेरा तीसरा स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, राइट। सो विद दिस व्हाट वी रियलाइज इज कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे जैसे बड़े एल्केन्स होंगे, वहां पर हमें ज्यादा आइसोमर्स मिलेंगे। इनफैक्ट फॉर योर नॉलेज, अभी तक हमने C5 तक देखा, पेंटेन तक देखा। अगर आप हेक्सेन पर जाओगे तो हेक्सेन के पास होते हैं 5 आइसोमर्स। अगर आप चले जाते हो C7 पर यानी कि हेप्टेन पर, तो उसके पास होते हैं 9 आइसोमर्स। और अगर आप बात करो C10 की, जहां पर 10 कार्बन एटम है, उसके होते हैं 75 यानी कि 75 आइसोमर्स। तो इतने 75 वेज में हम उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है इन हायर एल्केन्स। अब जब हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन कि एक कार्बन जो है वो कितने और कार्बन से कनेक्टेड है, उसके बेसिस पर हम उसे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन ऐसे नाम देते हैं। क्योंकि एक कार्बन एट द मैक्स 4 ही चीजों से अटैच हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है या फिर वो किसी कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है, तो उस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं मीथेन की, मीथेन के स्ट्रक्चर को अगर आप इमेजिन करो, अगर आप देख ही लो स्क्रीन पर, तो देखो कार्बन जो है चारों के चारों हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, राइट। बट क्या ये कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्टेड है? नहीं, राइट। तो ये कैसा कार्बन है? ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। अगर कोई कार्बन 0 नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है या फिर 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो प्राइमरी कार्बन है या फिर 1 डिग्री कार्बन है। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो वो क्या है? सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 3 और कार्बन से कनेक्टेड है तो वो क्या है? टर्शियरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। और अगर कोई कार्बन 4 और कार्बन से कनेक्टेड है कि भैया C है, इधर भी C, इधर भी C, नीचे भी C, ऊपर भी C, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो वो क्वाटर्नरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल करते हैं। इन द एल्केन, ये जो भी एल्केन यहां पर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को थोड़ा और ढंग से बना लेते हैं। CH3, CH2, C, उसके बाद CH3 का होल 2, यानी कि इस C से 2 CH3 लगे हुए हैं इस तरीके से। उसके बाद CH2, उसके बाद CH और फिर CH3 होल 2, यानी कि इस वाले C के साथ भी 2 CH3 लगे हुए हैं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है और मुझे क्या बताना है कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। चलो इधर से शुरुआत करते हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। दूसरे कार्बन को देखते हैं। ये इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये हो जाएगा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को देखो तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, नीचे एक, ऊपर एक, यानी कि ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाटर्नरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब इस अगले वाले को देखो, ये वाले C का क्या हाल है? इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री। इस C को देखें तो इधर इधर इधर, ऊपर नीचे और इस साइड, तो ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है। अब ये जो बचे हुए हैं साइड साइड के, ये कार्बन एक ही से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री, ये कार्बन भी एक ही से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, ये भी एक ही से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये भी एक ही से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी कहते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी कहते हैं,
3 डिग्री को हम टर्शियरी भी कहते हैं और 4 डिग्री को हम क्वार्टरनरी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं यार, ये कोई बताने वाली बात है क्या, ये तो आप खुद ही कर लोगे। अब इस कार्बन को देखो जो 1 डिग्री है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको देखो, इसके साथ 2 लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, एल्केन की कहानी तो पूरी हो ही नहीं सकती है अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात ना करें। तो एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को भगा दो तो वो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यानी कि मीथेन से CH4 से एक H को भगा दिया तो बन गया CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। इथेन से एक हाइड्रोजन भगा दिया तो वो बन गया इथाइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन भगा दिया तो बन गया प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसी तरह से एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सिर्फ एक हाइड्रोजन ही कम करना है। तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। ऐसे तो हम लोग सभी को नॉमेनक्लेचर करना आता ही है, लेकिन चलो फटाफट से एक दो बस एग्जाम्पल लेके ना एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहला एग्जाम्पल ये है जहां पर हमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें बताना है इसका IUPAC नेम। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को थोड़ा सिंपल वे में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है CH3 जो है ये कनेक्टेड है C से, यानी कि कार्बन से जो है 3 CH3 ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं। उसके बाद इस कार्बन के साथ एक CH2 लगा हुआ है और इस CH2 के साथ एक C लगा हुआ है और इस C के साथ फिर से 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब हमें इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी हम देख लें हर जगह से 5 कार्बन का चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है। तो चलो इसे इस तरह से नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5। इधर से करें इधर से करें एक ही बात है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो सारे के सारे क्या है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो कुल मिला के कितने मिथाइल ग्रुप है, 4। 4 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि 4 है तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा। कौन कौन से पोजीशन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है और 4 नंबर कार्बन पे है। तो क्या हम इसे 2,4 लिखेंगे, नहीं, 4 ग्रुप है तो 2,2 4,4 हर एक मिथाइल ग्रुप का पोजीशन बताना जरूरी है। तो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, पेंटेन। तो ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम। एक दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, CH3 C2H5 इसका मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप और 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो समवट लाइक दिस, ये मेरा कार्बन है, इसके साथ इस तरीके से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और इस तरीके से 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब देखो इसको हम फिर से थोड़ा सा और सरल करके लिखते हैं, क्योंकि ये C2 है ना, तो अक्सर ही बच्चे क्या करते हैं कि नंबरिंग ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4, बट ये C2 बेसिकली 2 कार्बन तो इसी में है। तो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, 2 कार्बन है मतलब एक कार्बन यहाँ पे CH2, एक कार्बन यहाँ पे CH3। तो देखो C2H5 हो गया ना, और नीचे भी इसी तरीके से यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और ऊपर एक हमारा CH3 था ही। ठीक है, अब ढूंढो लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे लिए तो 4 कार्बन, बट अगर ऐसे लिए 1 2 3 4 5 तो हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। तो चलो उसी तरह से नंबरिंग करते हैं। लेट से हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 और 5। तो अब क्या हुआ, 3 नंबर वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। 2 के लिए डाई यूज करेंगे। कौन सी पोजीशन है इनकी, 3 2 बार लिखेंगे क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप का पोजीशन लिखना जरूरी है। अच्छा, अब जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन की है, 5 के लिए लिखेंगे पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम। बहुत बढ़िया। एक तीसरा और एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट वन। इसमें मेरे पास IUPAC नेम दिया हुआ है और मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ये तो आसान होता है। 3 4 4 5
टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं कि वर्ड रूट क्या है, हेप्ट है, यानी कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना लिया हमने। फिर हमारा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, इसे हम नंबर कर देते हैं किसी भी एक साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहा है कि 3 4 और 5, ये जो तीनों कार्बन है ना 3 4 और 5, इन पोजीशंस पे क्या लगे हुए हैं, टेट्रा मिथाइल, मतलब 4 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 3 में लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, 4 में लगा हुआ है 2 मिथाइल ग्रुप, क्योंकि 4 हमने 2 बार लिखा है, तो 4 में एक मिथाइल ग्रुप इधर और एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, और 5 में लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि हम एल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे एल्केन्स बनते हैं। ऐसे तो एल्केन्स के जो मेजर सोर्सेस होते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लैब में किस तरीके से एल्केन्स बनाते हैं, 3 चीज़ों से वो हम सीखेंगे। पहली चीज़ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्कीन्स या एल्काइन्स से हम एल्केन्स कैसे बनाते हैं। दूसरा हम सीखेंगे एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन्स कैसे बनाते हैं, और तीसरा हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स कैसे बनते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले देखते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं हम एल्केन, ठीक है, यानी कि एल्कीन या एल्काइन से कैसे एल्केन बनते हैं। चलो ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो, पहले एक एल्कीन के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इथीन। क्या होता है इथीन, C2H4, राइट। इथीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मुझे इससे बनाना क्या है, इथेन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, क्या फर्क है इनमें, क्या फर्क है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाना है। बेसिकली मुझे 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, फॉरगेट अबाउट दिस डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, उसको अगर भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं, यानी कि मुझे एक H2 ऐड करना है, और हाइड्रोजन को ऐड करने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो मिल गया हमें आंसर। कैसे बनाएंगे एल्केन फ्रॉम एल्कीन या एल्काइन, बाय हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड करके। अब यहां पर हम सिर्फ ये चीज करेंगे कि हम कुछ कैटलिस्ट का यूज करेंगे, जैसे कि प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम, इस तरह के मेटल्स को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे। अब आप पूछोगे कि क्यों, अगर मैं कैटलिस्ट यूज ना करूं तो तब भी हाइड्रोजनेशन होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उस केस में जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगा, तो इसीलिए हम इन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि बट ये कैटलिस्ट ऐसा क्या करती है, क्या काम करती है कैटलिस्ट। तो बेसिकली आप देखो, ये जो तीनों कैटलिस्ट का मैंने नाम लिया, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो ये मेटल्स करते कुछ यूं हैं कि जो हाइड्रोजन है ना H2, हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन H के बीच में जो बॉन्ड है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है और अपने साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लेता है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन का वीक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, समझ आया नहीं? स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं ना भाई, स्टोरी से मस्त समझ आएगा। मान लो कि 2 दोस्त थे, राम और श्याम, और उनके बड़ी ही अच्छी दोस्ती थी, तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में। लेकिन एक दिन उनके लाइफ में एंट्री हुई किसी थर्ड पर्सन की, जैसे किसी भी सीरियल में या किसी भी मूवी में होता है। तो लेट अस सपोज एक दिन एक बंदे की एंट्री हुई जिसका नाम था रोहित। अब रोहित ने क्या किया, राम और श्याम के बीच में लड़ाई लगवा दी, फाइटिंग हो गई इनके बीच में। तो इनकी जो बॉन्डिंग थी राम और श्याम की, वो बॉन्डिंग टूट गई। ठीक है, लेकिन रोहित जो है, इसने राम से भी थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली थी और श्याम से भी थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली थी। ठीक है, लेकिन राम और रोहित की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी। सिमिलरली श्याम और रोहित की जो बॉन्डिंग थी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो ये बॉन्डिंग इतनी कमज़ोर थी कि वो बड़ी आसानी से टूट सकता है कभी भी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। जो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग था, उस बॉन्डिंग को ये मेटल तोड़ देता है और मेटल अपने साथ हाइड्रोजन का वीक बॉन्ड बना लेता है। तो मेटल हाइड्रोजन वीक बॉन्ड बन जाता है। अब क्या होता है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये जाके कहाँ पे अटैच हो जाते हैं,
इथीन पे। तो जब कार्बन तो भाई टेट्रावैलेंट ही है ना, वो हाइड्रोजन को भी संभाले, डबल बॉन्ड को भी संभाले, ऐसे कैसे? तो क्या होता है, मेरा डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ जाता है और हमें मिल जाता है इथेन यानी कि एल्केन। तो इसी तरह का प्रोसेस होता है एल्केन फॉर्मेशन का बाय हाइड्रोजनेशन। अब इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कैटलिस्ट्स की मैंने बात की उनके बारे में भी एक खास बात है। अगर हम प्लैटिनम या पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये तो रूम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, लेकिन अगर हम निकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो उस केस में इसे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो चलो अब देखेंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें हम दो मेथड्स की बात करेंगे। पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और दूसरा मेथड है वुड्स रिएक्शन। तो जो पहला मेथड है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखो हमने पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब तो पढ़ा है हमने। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम रिडक्शन कह सकते हैं, है कि नहीं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। एल्काइल हैलाइड्स, अब हैलाइड्स बोले तो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं क्लोराइड का। यहां पर हमने क्या किया, ये क्या है मेरा, ये मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड के साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, बट किस कंडीशन पे ऐड किया? विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। किसके प्रेजेंस में? जिंक और डाइल्यूट HCl में हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, अब जिंक और डाइल्यूट HCl का काम क्या है? तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl जो है ये हमें देता है नेसेंट हाइड्रोजन। अब आप पूछोगे कि भैया हाइड्रोजन तो सुना था, नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? तो देखो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो भी नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन का ही एक रिएक्टिव फॉर्म होता है। इनफैक्ट जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये किसी को भी फटाक से रिड्यूस कर देता है, और यहां पर भी वो वही कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा है? एल्काइल हैलाइड को। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो देखो यहां क्या हो रहा है, मिथाइल क्लोराइड के साथ जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? CH4 प्लस HCl। CH4 कैसे मिल गया? देखो ये H कहां से आया? नेसेंट हाइड्रोजन से ये H आ गया, और बाकी जो क्लोरीन है ये क्लोरीन दूसरे वाले H के साथ मिलके HCl बना दिया। तो मेरा तो मेन फोकस था कि भैया मुझे एल्केन मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल गया। ठीक है, तो अब अगर कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें मिथाइल क्लोराइड की जगह इथाइल क्लोराइड हो या प्रोपाइल क्लोराइड हो, तो प्रोडक्ट तो आप बता ही दोगे क्योंकि सिमिलरली रिएक्शन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर तो हमने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हम इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि LiAlH4 या फिर NaBH4। इनको भी हम इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ और रिएक्शंस ट्राई करते हैं। अब देखो इथाइल क्लोराइड के साथ जब नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तब भी रिडक्शन होगा, क्या बन जाएगा? C2H6। तो बेसिकली जितने भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड है उतने कार्बन का ही मुझे एल्केन मिल जाएगा। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अगर एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो एक कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो 2 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या है? 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो क्या मिलेगा? 3 कार्बन का एल्केन। ऐसे याद रखो। ठीक है, सो जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड रिडक्शन के बाद उतने ही कार्बन का एल्केन। अब एक अहम सवाल कि यार जब सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस होके एल्केन्स बना रहे हैं, देन व्हाई नॉट एल्काइल फ्लोराइड्स? फ्लोराइड्स क्यों नहीं रिड्यूस होते हैं?
बहुत ही सिंपल सीधा सादा सा आंसर है। दैट इज बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है दैट इज सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग इन एल्काइल फ्लोराइड। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, फेविकॉल का जोड़ है आसानी से टूटेगा नहीं, तो कुछ वैसा ही है। कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड से या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एल्काइल फ्लोराइड्स रिड्यूस नहीं हो पाते हैं टू फॉर्म एल्केन्स। तो चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं कि एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन कैसे बनाते हैं बाय वुड्स रिएक्शन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, इस रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन। ड्राई बोले तो ड्राई या एनहाइड्रस का मतलब है कि फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा उसमें। इथेरियल का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ईथर में डिसॉल्व कर दो तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो है इथेरियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब आप सोडियम से रिएक्ट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन तो आपको क्या मिलेगा, हायर एल्केन्स। अब हायर एल्केन्स क्यों, अभी समझ में आएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक मिथाइल हैलाइड लिया, कोई सा भी हैलाइड, लेट्स से मिथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है। अब मैं मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लूंगी, ठीक है, और इसको सोडियम से रिएक्ट करवाऊंगी। तो होगा कुछ यूं कि जो ये ब्रोमाइड वाला पार्ट है ना, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके अपना अलग निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 मिथाइल वाले पार्ट, और ये 2 मिथाइल वाले पार्ट मिल करके क्या बनाएंगे, इथेन। करेक्ट। तो देखा जाए तो मैंने शुरुआत की थी मिथाइल हैलाइड से, है ना, लेकिन मुझे मिला क्या, इथेन। तो मतलब 1 कार्बन वाला हैलाइड लिया था बट 2 कार्बन वाला एल्केन मिला, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें हायर एल्केन्स बनते हैं, ठीक है। समझ आ गया लगभग क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, ग्रेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर मैंने अभी भी फोकस किया था कि ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन होता है। ड्राई ही क्यों, क्या दिक्कत है अगर वो ड्राई ना हो, अगर उसमें थोड़ा मॉइस्चर रह जाए, थोड़ा पानी रह जाए, दिक्कत है क्योंकि जब हम इस वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, वो एक फ्री रेडिकल होता है, और जो फ्री रेडिकल होता है ये बड़ी ही आसानी से H+ से रिएक्ट करता है, और अगर वाटर रहेगा तो वाटर में तो H+ OH- रहेगा ना। तो अगर वाटर प्रेजेंट रहा वहां पे तो जो मेरा इंटरमीडिएट है ना वो तो H+ से रिएक्ट करके निकल पड़ेगा अपना अलग, बट ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि हमें तो बनाना है एल्केन। तो इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि इट हैपेंस, दिस रिएक्शन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन। समझ आई बात। तो चलो अब रिएक्शन को देखते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो एग्जैक्टली इस रिएक्शन में वही हो रहा है जो मैंने बताया था अभी। CH3Br, मतलब जबकि मेरा एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड है, हैलाइड है, तो मैंने क्या किया, CH3Br 2 ले लिया, 2 बार ले लिया, ठीक है। तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या हो रहा है, ये जो 2 CH3Br है ना, इनमें से Br हो जा रहा है गायब। ये Br जो है ये इस सोडियम के साथ मिल करके बना दे रहा है NaBr, ठीक है। तो बच क्या जा रहा है, इधर से CH3 और इधर से CH3। तो मतलब रिएक्शंस को ना इस तरीके से समझो ताकि फिर आपको उसे रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये Br गायब हो जा रहा है सोडियम के साथ, तो बच जा रहा है मेरे पास ये एल्केन। और यहाँ पर तो भैया हम एल्केन की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि वुड्स रिएक्शन जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी एल्काइल हैलाइड का बेसिकली हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो मैंने रिएक्टेंट लिया है वो क्या है, वो बेसिकली है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, यही तो लिया है, मतलब रिएक्टेंट तो मेरा यही है। बट क्या मुझे यहाँ पर मीथेन मिला है, नहीं मिला है। मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है इथेन। मतलब अगर मैंने 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया तो इधर मुझे 2 कार्बन का एल्केन मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बन रहा है ना, जो बनने का प्रोसेस है, इसमें 2 एल्काइल हैलाइड मिल करके इस एल्केन को बना रहे हैं। दैट इज हाउ द प्रोसेस इज, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। एक इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और आपको लगेगा अच्छा इधर मिथाइल ब्रोमाइड है तो भैया मीथेन बनेगा, बट नहीं बनेगा। रिएक्शन को समझना है। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन
एक सवाल उठाती हूं, ठीक है, कि अगर मान लो कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये दोनों एल्काइल हैलाइड में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन ना हो, जैसे यहां पर इसमें भी 1 कार्बन है, ये भी मिथाइल ब्रोमाइड है, ये भी मिथाइल ब्रोमाइड है, तो दोनों में एक एक कार्बन है, तो ये दोनों मिलकर के इन्होंने बना दिया इथेन। लेकिन लेट अस सपोज कि अगर मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर एक तरफ मेरे पास हो लेट से मिथाइल आयोडाइड, चलो कोई दूसरा हैलाइड ले लिया, ठीक है, आयोडीन ले लिया इस बार, और दूसरे तरफ मेरे पास मिथाइल आयोडाइड ना होके लेट अस से कि मेरे पास हो इथाइल आयोडाइड, यानी कि C2H5I। अब क्या हो गया, यहां पर तो मेरे पास है मिथाइल, एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड, बट यहां पर मेरे पास क्या है, इथाइल, यानी कि 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड। तो अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात आ गई, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ध्यान से सुनना और समझना भी। तो बच्चों यहां पर मुझे मिलेगा कोई एक एल्केन नहीं मिलेगा, मुझे यहां पर मिलेगा मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स। यस, यहां पर मुझे बहुत से बच्चे रैंडमली देख के बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो यहां पर इधर 1 कार्बन का है, इधर 2 कार्बन का है, तो यहां पर 3 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, यानी कि प्रोपेन मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हमें मिलता है 3 डिफरेंट एल्केन्स का मिक्सचर, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे मिलता है चलो मैं दिखाती हूं। तो लेट अस सपोज अगर हम इसी रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन जो मतलब अंदर ही अंदर जो रिएक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है कि ये जो CH3I है, यानी कि जो मिथाइल आयोडाइड है, ये जब सोडियम के साथ मिलता है, तो ये जब अगर हम मान लेते हैं कि 2 मिथाइल आयोडाइड है, तो उस केस में ये क्या बनाएगा, इथेन, ठीक है। ऐसा सिंपल सा रिएक्शन होगा। अगर हम मान लेते हैं कि यार नहीं, दोनों जो थे इथाइल आयोडाइड ही थे, तो उस केस में मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2 इथाइल, यानी कि मुझे क्या मिलेगा यहां पर मुझे मिलेगा ब्यूटेन, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है ना, तो मतलब 4 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, तो C4H10 मिल जाएगा। और अगर हम ऐसा मान लें कि यार एक था CH3I और जो दूसरा था वो C2H5I था, तो उस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए आइडियली, इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो आइडियली C3H8 3 कार्बन वाला एल्केन मिलना चाहिए प्लस 2 सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को इस रिएक्शन को पहली बार देखते ही लगेगा कि यही तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में कुछ यूं होते हैं रिएक्शंस। तो जो रिएक्शन जब होता है तो बेसिकली मुझे 3 एल्केन का मिक्सचर मिलता है, और वो कौन कौन से एल्केन है, C2H6, C4H10 एंड C3H8। मतलब 2 कार्बन वाला एल्केन भी मिलता है, 3 कार्बन वाला एल्केन भी मिलता है, और 4 कार्बन वाला एल्केन भी मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम रिएक्शन को अंदर डिटेल में देखते हैं, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड होता है जैसे कि एक बार मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ, एक बार इथाइल का हो रहा है सोडियम के साथ, और एक बार दोनों का मिक्सचर का हो रहा है। तो ये सारी खिचड़ी पक के जो है ना, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, इथेन भी मिलता है, ब्यूटेन भी मिलता है, और प्रोपेन भी मिलता है, ठीक है। अब यहां पर आ जाती है एक और प्रॉब्लम। यार ये मिक्सचर तो मिल जाता है तीनों का, बट इन मिक्सचर को जो है ना सेपरेट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो मिक्सचर हमें मिलता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द एल्केन्स फ्रॉम द मिक्सचर, कि भैया नहीं मुझे तो भाई सिर्फ ब्यूटेन चाहिए, अब इसमें से ब्यूटेन को निकालना या प्रोपेन को निकालना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और यही कारण है कि जो वुड्स रिएक्शन है, इसको हम यूज करते हैं किस तरह के एल्केन्स के लिए, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। यानी कि इस रिएक्शन को हम जनरली इस तरह के सिचुएशन के लिए ही यूज करते हैं, जिसमें इधर भी जितने कार्बन है इधर भी उतने ही कार्बन हो, सो दैट जो हमें प्रोडक्ट मिले उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे यहां पर देखो इवन नंबर नहीं था, राइट, इधर 1 कार्बन था, इधर 2 कार्बन था, राइट। तो इसीलिए प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट शुड हैव बीन 3 कार्बन वाला,
राइट, प्रोपेन। तो अगर प्रोपेन है या फिर पेंटेन है जिसमें भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, उनको बनाने के लिए हम कभी भी वुड्स रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जब भी हम बनाने जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह का मिक्सचर बन जाता है 3 एल्केन का, जिनको हम सेपरेट कर ही नहीं पाते हैं। तो एज अ रिजल्ट हम कभी भी ऑड नंबर वाले कार्बन एटम्स वाला एल्केन हमें मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम 2 मेथड्स की बात करेंगे। पहला डीकार्बोक्सिलेशन मेथड और दूसरा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो पहले मेथड को समझने के लिए हमें बिल्कुल ढंग से ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन एंड व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, मतलब एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है कार्बोक्सिलेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये बनाता है ग्लूकोज, राइट। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेशन का। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम देखेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनेगा, इसमें होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH ग्रुप है ना, वो पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा और उसके बदले में सिर्फ एक प्रोटॉन आ जाएगा, सिर्फ एक H आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 हट जा रहा है। तो क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। चलो देखें कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं हम एल्केन यूजिंग सोडा लाइम। जैसे कि हमें पता है सोडा लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, दिस इज सोडा लाइम। पता कर लो भैया सोडा लाइम क्या होता है, क्योंकि अक्सर ही हम सोडा लाइम यूज करेंगे कई सारे रिएक्शंस में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है, भारी भरकम नाम लग रहा है बट है आसान। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो RCOOH, जिसमें भी COOH ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, R इज लेट्स से अल्काइल ग्रुप। सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट जैसे NaCl क्या होता है, Na+Cl-। उसी तरह यहां पर अगर मैं सोडियम सॉल्ट की बात करूं तो इसका मतलब Na+RCOO- Na+, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, रटना नहीं पड़ेगा किसी को भी फॉर्मूला, क्योंकि चीज समझ में आ गई आपको, है ना। तो चलो ठीक है, ये हो गया मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या है, NaOH प्लस CaO, और ये ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसको हम हीट कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, देखो ध्यान से देखो क्या मिलेगा। यहां पर मैंने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन जब भी बनेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि ये वाला जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से CO2 को हमको हटाना है। ठीक है, तो CO2 को हटाना है तो मतलब ये वाला पार्ट को हटाना है, CO2 वाला पार्ट। तो चलो हटा दिया। तो अगर इस पार्ट को हमने हटा दिया तो इस पार्ट को रिप्लेस कौन करेगा, एल्केन अगर हमें बनाना है तो एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, तभी तो एल्केन बनेगा, है ना। तो चलो एल्काइल ग्रुप के साथ मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, तो मेरे पास जो भी बचा उसका क्या हुआ, इधर ऑलरेडी एक Na था, अब इधर भी एक Na है, तो Na2 आ गया इधर, और इधर से CO2 निकला, इधर एक ऑलरेडी O था तो CO3 आ गया। ठीक है, तो रिएक्शंस को समझो। अभी मैं हर एक रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी आपके इस बार के करिकुलम के हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म्स आर नॉट देयर इन डिटेल। ठीक है, बट एटलीस्ट आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस, ताकि आपको उन्हें रटना ना पड़े। ठीक है, तो समझ में आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया। फिर आप खुद से सोच के देखो, एल्केन बनाना है, एल्केन बनाने के लिए R के साथ H चला गया, बाकी जो भी चीजें बची उन सबको हमने साथ में कर दिया, तो Na2CO3 मिल गया मुझे। ठीक है, तो इस तरह से होता है एल्केन का प्रिपरेशन। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रॉपर, जैसे यहां पर ये क्या है, सोडियम एसिटेट, मतलब जो R है दैट इज बेसिकली CH3। तो यहां पर भी क्या होगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ हम एक और हाइड्रोजन लगा देंगे, ये वाला हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH4, मीथेन बन गया। अब जो भी बचा हुआ पार्ट था उससे क्या बन गया, Na2CO3, हो गया हमारा रिएक्शन खत्म।
अब इसी को अगर हम इन जनरल किसी के भी लिए अगर आप इसको एज्यूम करोगे तो दिस इज व्हाट यू गेट, RCOOH, है ना। तो ये COOH जो है इसमें से क्या होता है, ये COO, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है इस तरीके से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और इसे हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, और हमें मिल जाता है एल्केन। तो बेसिक फंडा इसका यही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एल्केन बनाना है तो भैया वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाओ। अब उसको हटाने के लिए हमें कोई तो एजेंट चाहिए, कोई तो साधन चाहिए, एंड दैट साधन इज सोडा लाइम। तो अब बारी है समझने की कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, इससे पहले कि हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड समझे, मैं सबसे पहले ये पूछ लूं कि क्या आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ताकि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस अकर हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस को हम करते कैसे हैं, तो हम इसे करते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, जिसके अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे यानी कि एनोड और कैथोड पे कुछ रिएक्शंस अकर होते हैं। तो कुल मिला के ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर यानी कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस के अंदर भी हमारा एक एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमें एल्केन मिलता है कहाँ पर बना हुआ, एनोड पे यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया नहीं आया, चलो डिटेल में इसे समझते हैं विथ ऑल द रिएक्शंस। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मेथड के दौरान होता क्या है। तो इसके अंदर हम लेते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो सबको पता है कि भैया ये सॉल्ट होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो RCOOH, है ना, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बोले तो RCOONA। इस तरह का होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सोडियम की जगह पोटेशियम हो जाएगा, इतना ही फर्क है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, इसका कैसा सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम पानी में मिला। तो यहाँ पर जो कुल मिला के जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एल्केन्स, और कहां पर मिलेगा, एट द एनोड। तो चलो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को देखते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो लेट अस सपोज ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हम ले रहे हैं, लेट से फॉर इंस्टेंट हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट कुछ ऐसा होगा CH3COO माइनस Na+। तो बेसिकली ये जो R था इसके जगह हमने CH3 ले लिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इसके साथ हम वाटर को मिक्स करेंगे तो हमें मिलता क्या है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, एल्केन्स। तो एल्केन्स यहाँ पे क्या मिलता है, CH3CH3, ये एल्केन मिलता है। तो देखो CH3CH3 मतलब यहाँ पर देखो ये बैलेंस्ड रिएक्शन मैंने लिखा है, तो 2CH3 है, तो ये वाला CH3 वाला पार्ट जो है ये बना देगा इथेन। ठीक है, अब मेरे पास बचेगा क्या, ये COO बचेगा जो कि CO2 की तरह निकल जाएगा, 2CO2, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है ना इधर। ठीक है, चलो ये भी निकल गया। अब क्या बचा, इधर से मेरे पास बचा Na+ और इधर क्या है H2O। H2O बोले तो H+OH-, तो Na+OH- ये मिलके क्या बना देगा 2NaOH, और क्या बच जाएगा H+, तो उससे हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह का मेरा नेट रिएक्शन होगा। इस तरीके से मुझे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से एल्केन मिलता है। ठीक है, लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलो समझते हैं स्टेप वाइज।
अब हम इसी चीज को समझेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जो कि यहां पर क्या है CH3COO Na+, ठीक है, तो ये कैसे डिसोशिएट करेगा, ये कैसे टूटेगा, ये बनाएगा CH3COO- प्लस Na+, ठीक है। अब चूंकि यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम करते क्या है इलेक्ट्रोलिसिस में, जैसे कि मैंने बताया, लेट अस सपोज ये जो ग्लास दिख रहा है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन क्या है, दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक्वस सॉल्यूशन ही मेरा यहां पर है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कहते हैं एनोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कहते हैं कैथोड। ये तो सबको पता ही है, ठीक है। अब होगा क्या, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव, है ना। तो यहां पर देखो, ये जो एक्वस सॉल्यूशन था उसमें ये मेरा नेगेटिव आयन बनेगा और ये मेरा पॉजिटिव आयन बनेगा। इस तरीके से डिसोसिएशन हो रहा है इस लिक्विड के अंदर। तो यानी कि ये किसकी तरफ जाएगा, ये नेगेटिव आयन, ये एनोड की तरफ जाएगा जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो फिर देखते हैं, चलो एनोड पे जो कि मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे किस तरह के रिएक्शंस हो रहे होंगे। एनोड की तरफ पहुंच जाएगा मेरा CH3COO-। अब एनोड के पास पहुंच के ये क्या करेगा, भैया इसको अपने ऊपर ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए होता है। सब क्या चाहते हैं कि भैया हम चार्ज वार्ज छोड़ के बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कर ले, बिल्कुल स्टेबल हो जाए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये एनोड के पास जाएगा और वहां जाके बोलेगा कि भाई ये मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले, है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर मैं 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COO। अब इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, बट ऑक्सीजन में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो बाकी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलो ठीक है भैया, इसने अपने चार्ज तो दे दिए। अब क्या होगा, अब होगा कुछ यूं कि ये वाला जो बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड का हो जाएगा क्लीवेज, तभी तो बनेगा मेरा एल्केन। तो जब इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ खास है नहीं, तो इसका जब क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इसके पास, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, हमें यहां से कुछ ऐसा मिल जाएगा 2CH3, जहां पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और साथ में इधर क्या हो जाएगा 2, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड, और ये कार्बन जो है ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड में था, तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया, है कि नहीं। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 2CH3 जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्लस 2CO2। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल है, ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है, इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब ये जो 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो मिथाइल के जो ये 2 फ्री रेडिकल हैं ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों मिल करके पेयर अप हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, CH3CH3। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना देंगे, और ये क्या है, ये है मेरा इथेन यानी कि एल्केन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसका रिजल्ट ये होता है कि एल्केन बनता है कहां पर, एनोड पर। अब सबको समझ में आ गया कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कैसे एल्केन जो है वो एनोड पे बनता है, ठीक है। अब एक सवाल जो दिमाग में आ ही सकता है कि यार कैथोड में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा सारा फोकस तो एल्केन बनाने पे था,
बट कैथोड पे चल क्या रहा है, तो कैथोड मेरा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड में क्या हो रहा है, देखो ये मेरा क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर H2O भी तो था, जिसको अभी तक हम इग्नोर मार रहे थे। तो H2O भी जो है वो H प्लस और OH माइनस बना ही रहा था, है ना। तो ये जो H प्लस था, ये पॉजिटिव आयन किधर चला गया, कैथोड की तरफ चला गया, ठीक है। और वहां पर जाकर ये जो H प्लस था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इधर छूट रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेके बना लेता है हाइड्रोजन गैस। एंड दैट इज वाई कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रहा होता है। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रहा होता है और ये एल्केन भी बन रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं अंदर में, बट आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो आपको ये समझना था कि एल्केन किस तरीके से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बना बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबको समझ आ गया कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो चलो एक सवाल हो जाए इसी पे। तो एक बात बताओ कि इस मेथड से क्या हम मीथेन बना सकते हैं? मीथेन एक एल्केन है, तो क्या हम मीथेन को कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से बना सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं मीथेन यूजिंग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड? तो आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। क्या है आंसर? हमने अभी तुरंत देखा कि यहाँ पर जो मेरा एल्केन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो दो एल्काइल रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। हमने देखा था ना कि जो मिथाइल का जो रेडिकल था, दो CH3 मिल करके एक इथेन बना रहे थे। अब मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, तो जब एक ही कार्बन होता है तो वो कैसे दो रेडिकल से बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम इथेन या फिर इथेन से हायर एल्केन्स ही बना पाते हैं। तो बच्चों अब बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी वगैरह के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो ये ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि एल्केन्स में होता ही क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और कार्बन कार्बन के केस में तो भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। कार्बन हाइड्रोजन के केस में भी कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं है। इसकी वजह से ये ओवरऑल जो है ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम वैन डर वाल्स फोर्सेस की। हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि लेट अस सपोज मैं बात करती हूँ इथेन की, C2H6। तो ये एक इथेन का स्ट्रक्चर है, ये एक इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे इथेन मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ 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 बहुत जगह बहुत सारे इथेन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दो इथेन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। एक बार फिर से समझो, ये मेरा एक इथेन मॉलिक्यूल है। तो लेट अस सपोज इस एक इथेन मॉलिक्यूल को मैं इस बॉल से रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब इस बॉल के अंदर वन इथेन है, ठीक है। तो इस तरह के जो दो इथेन मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में किस तरह का फोर्स है? वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स कैसा होता है? बहुत ही वीक फोर्स होता है। चूंकि बहुत ही वीक फोर्स होता है तो क्या होगा, ये दोनों जो है ना एकदम एक दूसरे से बहुत सटे हुए नहीं रहेंगे, बहुत ही कमजोर सा फोर्स है, तो ये काइंड ऑफ दूर दूर ही है। तो एज अ रिजल्ट ऐसा देखा गया है एल्केन्स में कि जो पहले 4 मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, दे एग्जिस्ट एज गैसेस। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं, इतना वीक फोर्स है बीच में, दूर दूर रहते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसके केस में होता है? गैस के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम पेंटेन पे पहुंचते हैं जहां पर 5 कार्बन है, वहां से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन से लेकर के 17 कार्बन वाले एल्केन तक सारे के सारे लिक्विड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये लोग लिक्विड की तरह एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए, देखो जैसे ही मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, राइट। मतलब एक 2 कार्बन का एल्केन और एक 10 कार्बन का एल्केन, साइज में तो फर्क हो जाएगा, राइट। तो अब क्या हो गया, पहले जो मेरा इतना बड़ा बॉल था, अगर हम इथेन की बात कर रहे तो अब अगर मैं एक 10 कार्बन के एल्केन की बात करूं तो वो शायद एक इतना बड़ा बॉल है, राइट।
अब इतने बड़े दो बॉल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो वैंडर वाल्स फोर्स है, उसके साथ क्या हो रहा है? देखो, ये जो दो बॉल है, इन दो बॉल के बीच में जो वैंडर वाल्स फोर्स होगा वो भी पहले से थोड़ा ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि अब बड़े 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 हैं सारे के सारे बॉल्स। अब दो बड़े बॉल्स के बीच में जो बीच वाला एरिया है, आप देखो उसमें वो एरिया भी ज्यादा है, तो इनके पास जो वैंडर वाल्स फोर्स होगा वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? चूंकि थोड़ा बढ़ जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में अब ये बड़े वाले बॉल्स एक दूसरे के थोड़े पास रहेंगे, तो एज अ रिजल्ट अब ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे। और अगर हम फर्दर हायर एल्केन्स की बात करें, मतलब जिनके अंदर 17 से भी ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, तो वो लोग एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ऐसा क्यों? सोचो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल का साइज है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम मीथेन से ईथेन, ईथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, हमारे कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, राइट? मॉलिक्यूल का साइज जैसे ही बढ़ने लग जा रहा है तो मेरा वैंडर वाल्स फोर्सेस जो है वो भी बढ़ रहा है। कैसे? जब मॉलिक्यूलर साइज छोटे थे तो इन दो बॉल के बीच में वैंडर वाल्स फोर्सेस थे, ठीक है? अब चूंकि बॉल का साइज छोटा है तो इनका सरफेस एरिया भी छोटा है ऑब्वियसली, तो इसीलिए इनका वैंडर वाल्स फोर्स जो है वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है, तो एज अ रिजल्ट वो वैंडर वाल्स फोर्स भी छोटा है। जैसे मेरा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है तो मेरा सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट इनके बीच का जो वैंडर वाल्स फोर्स है वो भी बढ़ रहा है। अगर वैंडर वाल्स फोर्स मेरा बढ़ रहा है तो वो फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, राइट? अगर वो फोर्स काफी स्ट्रांग है तो बड़ी आसानी से तो नहीं टूटेगा, है ना? तो उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर तक उसे हीट करना होगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिंपल, राइट? तो इतना तो सबको पता है, राइट, कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम बॉयल कर रहे हैं मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं। तो लिक्विड से वेपर में ले जाने के लिए उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उनका जो वैंडर वाल्स फोर्स है उनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा ताकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए। तो सबको समझ में आ गया कि क्यों विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। हम नोटिस करते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि जहां पर ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। अब आप सोचोगे कि यार ब्रांच स्ट्रक्चर से बॉइलिंग पॉइंट का क्या लिंक है? लिंक है क्योंकि जैसे जैसे मेरा स्ट्रक्चर ज्यादा ब्रांच्ड होता जाता है वैसे वैसे ना वो स्ट्रक्चर लगभग स्फीयर की तरफ बढ़ता है, मतलब स्फीयर के शेप की तरफ वो आगे बढ़ता है, राइट? जैसे मान लो एक पेंटेन का स्ट्रक्चर देखो, एक है बिल्कुल 5 कार्बन एक के बाद एक है, ठीक है? दूसरा है कि 5 कार्बन एक के बाद एक ना होके एक कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूट की तरह लगा हुआ है। और तीसरा एक फॉर्म है जहां पर एक कार्बन है, ऊपर नीचे कार्बन, दोनों साइड कार्बन। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑलमोस्ट अटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्फीयर। तो जितना ब्रांच स्ट्रक्चर होगा उतना वो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, उतना वो स्फीयर की तरह उसका स्ट्रक्चर होता जाएगा। उससे क्या होगा? उससे जो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो कम होता जाएगा। कैसे? डेमो देखो। सपोज अगर आपके पास इस तरह से 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो, तो जब ये 2 सरफेस ऐसे कांटेक्ट में आएंगे तो इनका ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है, राइट? अब अगर इसी को मैं स्फीयर से रिप्लेस कर दूं, ये दोनों स्फीयर जब कांटेक्ट में आएंगे तो इनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये बहुत छोटा है, राइट? तो द सेम इज ट्रू इन दिस केस। तो जैसे जैसे ये ब्रांच चेन हो जाते हैं तो उनका जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो जाता है। जब उनका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो उनका जो वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं वो भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि वैंडर वाल्स फोर्स वहीं पे ऑपरेट करेंगे ना जहां पर वो एरिया ऑफ कांटेक्ट है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा वैंडर वाल्स फोर्स, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो कम वैंडर वाल्स फोर्स, राइट? तो यहां पर क्या होगा? वैंडर वाल्स फोर्स वीक हो जाएगा। अगर वैंडर वाल्स फोर्स वीक हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल।
तो अब बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट की, और यहाँ पर हमें फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड था वो कंप्लीटली मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंडेंट था, तो मेल्टिंग पॉइंट का भी ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज एक स्मूथ इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बोले तो हम सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट कर रहे हैं, मतलब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां सॉलिड पिक्चर में आ जाता है ना, वहां पर सिर्फ साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पर यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो सॉलिड का जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से पैक्ड है, राइट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जहां पर, कुछ ऐसे लैटिस हो सकते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत ही वेल पैक्ड हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई लैटिस का स्ट्रक्चर हो जिसमें आप देखो कि ये बहुत ही एक दूसरे के पास पैक्ड है, वहीं अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो आप देखो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दो इन मॉलिक्यूल्स का साइज सेम है बट इनकी जो पैकिंग की जो पैटर्न है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसीलिए जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूल का साइज मैटर करता है, बट साथ ही साथ ये भी मैटर करता है कि लैटिस के अंदर वो मॉलिक्यूल्स कितने अच्छे से पैक्ड है। तो ये दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम देखते हैं कि सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज होने से हमें एक स्मूथ इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो इसके लिए ना एक जनरल रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो अभी अभी मैंने बताया था कि एल्केन्स जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बोले तो अल्कोहल, ईथर। अब आप पूछोगे व्हाट अबाउट वाटर? वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है, राइट। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है, इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट होता है। तो वाटर में जो है एल्केन्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि तेल यानी कि ऑयल को जब आप पानी में डालते हो क्या वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है पानी के साथ? नहीं, आपको ऑयल की जो लेयर है वो अलग से पानी के ऊपर दिखती है, विच क्लियरली शोज दैट एल्केन्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। अब बारी है डेंसिटी की। तो एल्केन्स के अगर आप डेंसिटी के ट्रेंड देखो तो आप देखोगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच एक्चुअली मीन्स कि जितने भी एल्केन्स हैं इनकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से एनी टाइम कम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एंड दैट्स द रीजन जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर ऑयल डालते हैं तो ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, बिकॉज क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो इसी के साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन तो खत्म होता है। अब आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, कंबशन रिएक्शंस के बारे में, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू करें। तो चलो भैया सबसे पहले बात करते हैं हैलोजिनेशन की। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हैलोजेन को हम ऐड करने वाले हैं, बट वो ऐड किस तरीके से होता है? ऐड तो होता नहीं है, बेसिकली ये होता क्या है कि एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक हैलोजन से, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन के साथ इस तरीके से 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। इसको हमने क्लोरीन से रिएक्ट कराया, क्लोरीन मेरा हैलोजन है, क्लोरीन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को किक मार के भगा दिया, तो इस हाइड्रोजन को भगा दिया और इसके जगह खुद आके बैठ गया, तो क्या बन गया, CH3Cl। जिस हाइड्रोजन को भगाया वो क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ मिलकर के HCl बना लिया, ठीक है। अब अगर हम इसे फर्दर यानी कि इस CH3Cl को अगर हम फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन इसके एक और हाइड्रोजन को भगा देगा और जगह ले लेगा। उसके बाद हम फिर से अगर इसे क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो एक और हाइड्रोजन को भगा के जगह ले लेगा, फिर से रिएक्ट कराएंगे तो सारे के सारे हाइड्रोजन को भगा के क्लोरीन जगह ले लेगा और बना लेगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने शुरू किया था CH4 से और हमने बना लिया CCl4, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर जो ये तो काफी सिंपल था जो सीरीज ऑफ रिएक्शन था, तो यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले रहा है। तो जब हैलोजिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हैलोजन तो कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो हम ये देखते हैं जब क्लोरीनेशन होता है तो वो प्रोसेस टेक प्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। जब बात आती है ब्रोमिनेशन की तो देखते हैं हम कि ये प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होता है। अब जब बारी आती है आयोडीनेशन की तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस इतना सुपर स्लो होता है कि दिस इज ऑलमोस्ट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इनफैक्ट आयोडीनेशन को अकर करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर ही हम नाइट्रिक एसिड जैसे कि HNO3 या फिर HiO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे कि इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, तो लेट अस सपोज कि कोई भी एक एल्केन है, लेट्स से CH4, जो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, मिथाइल आयोडाइड प्लस HI, ठीक है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम ही ये होता है कि वो इस HI को कंज्यूम करते रहें। उससे क्या होगा, ताकि मेरा रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अकर हो, वरना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो बस प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो ताकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, इसीलिए हम यहाँ पर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं जो HI को कंज्यूम करते रहे, जो HI के साथ रिएक्ट करके वापस आयोडीन बनाते रहे। तो इस तरीके से होता है हमारा आयोडीनेशन। और अगर हम बात करें फ्लोरीनेशन की, फिर तो पूछो ही मत कि रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए अक्सर ही इस तरह के रिएक्शंस को अकर करने से पहले हम इन्हें डाइल्यूट कर देते हैं विथ नाइट्रोजन। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कौन से हैलोजन के केस में सबसे मैक्सिमम होता है, ऑब्वियसली फ्लोरीन, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना जरूरी है, अगर हम इस हैलोजिनेशन के प्रोसेस के मैकेनिज्म को डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो किस तरह का इंटरमीडिएट होता है, वो फ्री रेडिकल होता है। मतलब बीच में एक फ्री रेडिकल बनता है और फिर वहां से जाके ये बनाता है अपना जो भी हैलाइड्स बनते जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन कितनी जल्दी रिप्लेस हो जाएगा बाय अ हैलोजन, ठीक है, वो क्या होता है, एक 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, 3 डिग्री रेडिकल का, उससे कम होता है 2 डिग्री का, और उससे कम होता है 1 डिग्री का। सबको अब आई नाउ पता ही है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शियरी बोले तो अगर एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी बोले तो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी बोले तो एक कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो हम देखते हैं कि टर्शियरी वाले केस में, यानी कि इस तरह के केस में जो है हम क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से हट जाता है और वो ज्यादा आसानी से रिप्लेस हो जाता है बाय हैलोजन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, राइट, कि अगर हम सिर्फ रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी रेडिकल, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी, उससे कम स्टेबल होता है प्राइमरी, और उससे कम स्टेबल होता है मिथाइल रेडिकल। ऐसा क्यों? ये सारे रेडिकल क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, ये ना तो कार्बोकैटायन है और ना ही कार्बन आयन है, इनके ऊपर फ्री रेडिकल, इनके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये सारे फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है। तो अब किसी को ध्यान है ये बात कि टर्शियरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि देखो टर्शियरी रेडिकल में क्या अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है। हमें क्या पता है कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, ये जो CH3 ग्रुप्स हैं, ये किस तरह के ग्रुप्स होते हैं,
ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। पढ़ा था हमने इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, सब कुछ पढ़ा था। तो ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इसके अंदर ये जो फ्री रेडिकल है इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो मेरा फ्री रेडिकल है इसकी कंडीशन कैसी है, दे आर इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहते हैं कि कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे, तो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर अप कर ले, राइट, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, है कि नहीं। और इन्हें मिल जाते हैं ये एल्काइल ग्रुप्स। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे, उतनी ज्यादा इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो टर्शियरी के केस में सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी में जो है सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। प्राइमरी में सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी और कम है। और मिथाइल रेडिकल में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहां पर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। अब चूंकि जो टर्शियरी रेडिकल है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप खुद सोच के देखो कि जब हैलोजिनेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, वहां पर टर्शियरी रेडिकल बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, 3 डिग्री एल्केन्स में, क्योंकि उसमें अगर रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है वो बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है टर्शियरी, तो वो बनाने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। समझ आ गई बात। अब ये किस तरीके से आपको काम आ सकता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब कोई आपको डायरेक्टली ये एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा नहीं, बट आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि 2 कंपाउंड्स दिए हुए होंगे और पूछा जाएगा कि किस केस में रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो उस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम कंबशन की। कंबशन में भी हम 3 कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट कंबशन, यानी कि जब बिल्कुल बिंदास अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल है, ऑक्सीजन, एयर सब एकदम सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। उस केस में क्या होगा, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे देखो, मीथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस H2O, ठीक है। जैसे ब्यूटेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस H2O, मतलब कोई सा भी एल्केन का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो हमें CO2 और H2O ही मिलेगा। इसका अगर एक जनरलाइज्ड रिएक्शन देखना है, जनरलाइज्ड बैलेंस्ड इक्वेशन बोल सकती हूं मैं, सो दिस इज इट, ठीक है। अगर n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, सो नाउ ये अगर आपके फिंगर टिप्स में है तो ये इस तरह से हेल्प कर सकता है कि जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई MCQ में आ गया कि भाई C8H18 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा। तो इफ यू नो दिस हैंडी यू कैन इजीली राइट द रिएक्शन, बट अदरवाइज भी आप उस रिएक्शन को नॉर्मल प्रोसेस से बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि यहाँ पर CO2 और H2O बनेगा जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या फिर इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि जब हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर है या ऑक्सीजन है, मतलब पूरा सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है नहीं, तो वहां पर मेरा CO2 और H2O नहीं बन पाएगा। इंस्टेड वहां पर बनेगा कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक क्या होता है, जैसे प्रिंटर के इंक में जो नॉर्मल, जो पहले इंक पेन होते थे ना, उनके इंक में जो हम यूज करते हैं दैट इज कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे मीथेन प्लस O2, इनकम्प्लीट कंबशन जब होगा तो मेरे प्रोडक्ट्स देखो चेंज हो गए, CO2 के जगह पे C विच इज नथिंग बट कार्बन ब्लैक प्लस H2O, ये आएगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो चाहे कोई सा भी एल्केन हो, प्रोडक्ट हमारा यही रहेगा। अब बात करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। नाम से ही सोचो क्या है कंट्रोल्ड, मतलब कि एक हमने कंट्रोल कर रखा है कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कितना सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ना तो सफिशिएंट ऑक्सीजन है ना ही इनसफिशिएंट। तो जब हम एक रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन या फिर एयर देते हैं एट हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट्स, तो वहां पर ना एक्चुअली हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं
वहां पर कई बार हमें अल्कोहल मिलते हैं, कई बार एल्डिहाइड मिलते हैं, कई बार एसिड्स भी मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बेस्ड ऑन द कैटलिस्ट्स वी आर यूजिंग। तो देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। मीथेन प्लस O2, पहले जो दोनों रिएक्शन है दोनों में ही हम मीथेन का ही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अलग है। पहले में जो है वो कॉपर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, टेम्परेचर 523 केल्विन है, प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर है, तो हमें मिल क्या रहा है CH3OH जो कि एक अल्कोहल है। दूसरे केस में उसी मीथेन को अगेन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ मॉलिब्डेनम। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है CHO बोले तो एल्डिहाइड, तो यहां पर मुझे एल्डिहाइड मिल रहा है। तीसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो देखो यहां पर इथेन है, इथेन को ऑक्सीजन के साथ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अगेन यहां पर जो मेरा कैटलिस्ट है दैट इज डिफरेंट, और यहां पर तो मुझे क्या मिल रहा है COH CH3COH यानी कि एसिड मिल रहा है। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द कैटलिस्ट्स दैट वी आर यूजिंग, जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम आइसोमराइजेशन के बारे में। आइसोमराइजेशन जो वर्ड आया है किससे आया है? आइसोमर्स से। आइसोमर क्या होते हैं? दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बट इनका अरेंजमेंट अलग होता है। तो बेसिकली आइसोमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म करते हैं इन सच अ वे कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सिर्फ उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें आइसोमराइजेशन स्पॉन्टेनियसली होता है, खुद से ही होता है, और कईयों में ऐसा नहीं भी होता है। तो चलो देखें कि एल्केन्स आइसोमराइजेशन कैसे अंडरगो करते हैं। तो अगर हम इसे रिएक्शन के टर्म्स में देखें तो यहां पर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक N एल्केन है, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट चेन एल्केन है, फॉर एग्जांपल दिस, जिसमें एक कार्बन CH2 का होल 4, मतलब 4 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन बाहर, मतलब टोटल 6 कार्बन वाला एक मेरे पास एल्केन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? N एल्केन। टू बी मोर प्रिसाइज ये हेक्सेन है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3HCl के प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, तो क्या हो गया? इसी एल्केन के ब्रांच्ड चेन्स बन गए। देखो ये क्या है? ब्रांच्ड चेन एल्केन। ये क्या है? ब्रांच्ड चेन एल्केन। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन उतने ही है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, लेकिन ये ब्रांच्ड चेन है। उसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है बट ये ब्रांच्ड चेन है, तो मुझे क्या मिल गया? ब्रांच्ड चेन। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, मतलब इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो AlCl3 है ना, ये एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये जो है मेरे जो N एल्केन जो है ना, जो स्ट्रेट चेन एल्केन है, इसके ऊपर रिएक्ट करके ये कार्बोकैटायन बना रहा है। इनफैक्ट आगे जाकर आप देखोगे जहां पर भी आपको ये एनहाइड्रस AlCl3 दिखे तो आप समझ जाना कि ये कार्बोकैटायन बना रहा है, ठीक है। अब जब ये कार्बोकैटायन बनाएगा, लेट अस से ये जो एल्केन था इसका जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होगा? जैसे CH3 CH2 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 CH3, ये है ना, इसका कार्बोकैटायन बोले तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से ऐसा कुछ होगा कार्बोकैटायन। अब हमें क्या पता है कि कार्बोकैटायंस के केस में जो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो सब लोग ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा, तो ये कार्बोकैटायन सोचेगा कि यार जब मैं कार्बोकैटायन हूं तो मैं ज्यादा स्टेबल होता हूं ना, तो ज्यादा स्टेबल होने के चक्कर में ये खुद को रीअरेंज करने लगेगा और क्या बनाएगा? ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। क्योंकि 3 डिग्री बनने के लिए एक ही कार्बन जो है 2-3 कार्बन से जुड़ना चाहेगा, एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएंगे ब्रांच्ड एल्केन्स। तो लॉजिक समझ में आ गया एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर पेंटेन है जो कि N पेंटेन है, स्ट्रेट चेन पेंटेन है। इसको भी हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिल गया? एक मिल गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक मिल गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो है तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन, बट ये कंप्लीटली ब्रांच्ड फॉर्म में है। यहाँ पर भी है तो 1 2 3 4 5 कार्बन, बट ये भी ब्रांच्ड फॉर्म में है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन, क्योंकि जो बन रहा है ना वो सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं।
अब हम बात करेंगे एक प्रोसेस की जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड जिससे बनता है उसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एलिफैटिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसको हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। और ये एक सूटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ही ऐसा प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, यहां पर क्या है, मेरे पास एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है ना। इसको मैंने क्या किया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहां पर किस तरह के कैटलिस्ट यूज होते हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड, वैनेडियम के ऑक्साइड्स, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड्स, तो इस तरह के मेरे कैटलिस्ट यूज होते हैं यहाँ पर, इनके ऑक्साइड्स। ठीक है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर हम हाई मेंटेन करते हैं। और हम क्या देखते हैं कि देखो ये स्ट्रेट चेन था, एलिफैटिक था, और एलिफैटिक से जो है ये क्या बन गया है, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, दैट इज एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझे तो यहां पर बेसिकली 2 चीजें हो रही होती है। एक तो होता है डीहाइड्रोजिनेशन, जिसका मतलब है इसमें से हाइड्रोजन हटता जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन, यानी कि जो स्ट्रेट चेन था वो साइक्लिक कंपाउंड बनता जा रहा है। बट ये इन दोनों स्टेप्स से ही जो है एरोमेटाइजेशन हो रहा होता है। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले हमने एक इस तरीके का स्ट्रेट चेन लिया, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन था, फिर इसमें से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन गायब हो गए। देखो यहां पर का और यहां पर से एक एक हाइड्रोजन अगर गायब हो गए तो मुझे किस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। फर्दर इसमें से अगर 3 हाइड्रोजन गायब हो गए, मतलब टोटल 6H गायब हो गए। जब 6H गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे। कितने डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है और साइक्लाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से तो यहां पर मुझे क्या मिला, ये जो स्ट्रक्चर मुझे मिला दैट इज बेंजीन। और बेंजीन जैसे कि हमें पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन है सुपर डुपर स्टेबल। एक एग्जांपल और देखो, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है टोलुइन, जिसे हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन। अब टोलुइन बनने के लिए हमें किस तरह का एलिफैटिक कंपाउंड चाहिए था, जिसमें एक और CH3 लगा हो, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसको भी अगर हम इन स्टेप्स के हिसाब से समझे तो हमने ये कंपाउंड लिया था, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला एक एलिफैटिक कंपाउंड लिया। इसमें से जब हाइड्रोजन हट गया तो हमें क्या मिला, हमें इस तरीके का एक कंपाउंड मिला। इधर से एक एक हाइड्रोजन हट गया तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी आ गई। अब इसमें से जब फर्दर 3H2 हट गए तो क्या हुआ, इसके अंदर डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी आ गई, राइट। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन हटने से डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो बोलने का मतलब है कि पहले क्या था, यहां पर अगर इस कार्बन को आप देखोगे तो ये कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा था, इधर कार्बन से जुड़ा था। कार्बन टेट्रावैलेंट है तो मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, करेक्ट। ये कार्बन इधर कार्बन से इधर कार्बन से जुड़ा हुआ था, टेट्रावैलेंट है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और लगे हुए थे, है ना। तो अब मान लो इसी तरीके से इन सब के साथ था, राइट, सभी के साथ जो है 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए थे। ये वाला जो कार्बन था ये ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, है ना। और यहां पर जो कार्बन था इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ऐसा ही था सिचुएशन। अब मैंने क्या बोला कि 3H2 हट गए, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन हट गए, ठीक है। तो यानी कि सभी में से एक एक ये जो लाइन है ये हट गया। अब अगर एक एक लाइन हट गया तो भाई ये कार्बन तो अभी भी क्या है, टेट्रावैलेंट है, तो ये अब 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, चौथा कहाँ जाएगा, तो ये एक डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट। समझ रहे हो बात को, मतलब जब 3H2 हट गया तो समझ लो सब में से एक एक ये जो लाइन है ना, ये एक एक लाइन हट गई इन सब में से, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन हट चुका है, ठीक है। तो अब जो है ये वाला कार्बन जो है ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसको एक बॉन्ड और बनाना है, तो इसने बोला चलो ठीक है मैं एक डबल बॉन्ड बना लेता हूं इसके साथ। अब देखो ये कार्बन का भी टेट्रावैलेंसी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, बट ये भी यही सोचेगा कि यार मैं तो 3 ही बॉन्ड बना रखा हूं, चलो बगल वाले के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेता हूं, अब इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। सिमिलरली ये भी सोचेगा और इसी तरीके से जो है ये डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से एरोमेटाइजेशन जो है दैट इज बेसिकली डीहाइड्रोजिनेशन एंड साइक्लाइजेशन।
चलो अब फटाफट से देखते हैं रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम मतलब भैया गरम पानी, एकदम वाटर वेपर। तो मीथेन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन। एक कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पर विच इज निकल कैटलिस्ट, और बनता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन। इनफैक्ट ये जो मेथड है ना ये काफी यूजफुल मेथड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूजेस में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यही वाला मेथड यूज होता है। मीथेन प्लस H2O, हीट, क्योंकि हम स्टीम की बात कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। तो बच्चा पार्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की कहानी भी हो चुकी है खत्म, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो हम डिस्कस करेंगे अभी कॉन्फॉर्मेशंस इन एल्केन्स। ये कॉन्फॉर्मेशन होता क्या है यार? जब भी हम एल्केन की बात करते हैं ना, हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स बोले तो सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स बोले तो फ्री रोटेशन। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड है तो मजे में घुमाते रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रोटेशन इज अलाउड। अब चूंकि ये फ्री रोटेशन अलाउड होता है, इसी की वजह से देखो हमें क्या होता है, हमें अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मिलते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा, तो हमें अलग अलग अरेंजमेंट्स मिलते रहते हैं, और इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ही हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशंस या फिर कॉन्फॉर्मर्स या फिर रोटेमर्स। रोटेमर्स क्यों? क्योंकि रोटेशन से मिलते हैं ये अलग अलग अरेंजमेंट्स, इसीलिए नाम है रोटेमर्स। ठीक है, अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, ऐसे तो हम बोलते रहते हैं कि यार सिंगल बॉन्ड के अबाउट ना फ्री रोटेशन अलाउड है, जितना मर्जी घुमाते रहो, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये जो हम अलग अलग रोटेशन से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेकर आते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं रिपल्शन एक्ट करता है। कैसे? जैसे अलग अरेंजमेंट्स पे ये जो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं इनके बीच में भी कुछ रिपल्शन होता है, हालांकि वो वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, बट वो होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। और हम अभी वही देखेंगे कि किस तरह से ये जो अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं इनकी अलग अलग स्टेबिलिटी होती है। तो कॉन्फॉर्मेशंस को बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करके समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं ईथेन का। तो ये है मेरा ईथेन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको इस मॉलिक्यूल पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि कैसे रोटेशन से इसके अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। तो ईथेन के एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हैं। कैसे? देखो साफ साफ दिखेगा, ब्लैक वाला क्या है, कार्बन है, ये देखो 2 ब्लैक है 2 कार्बन, और बाकी वाइट वाले हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो मैं इसे घुमा रही हूं, इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन, इस पॉइंट पे एक और पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन, इस पॉइंट पे एक और, इस पॉइंट पे एक और। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं घुमा रही हूं, हर पॉइंट पे मुझे एक कॉन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इट इज राइट कि ईथेन की इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, अब देखो आप लोगों के समझने में ताकि आसानी हो, इसके लिए मैं इसके बजाय ये कलरफुल वाला मॉडल यूज करती हूँ। ठीक है, ताकि ना आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ आएंगी। तो ये कलरफुल वाला मॉडल मैं यूज करूंगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जितने भी कलर्ड बॉल्स हैं दे ऑल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। सिर्फ जो ब्लैक वाला बॉल है, 2 ब्लैक वाले बॉल है, दे आर कार्बन। ठीक है, सबको क्लियरली दिख रहा है ईथेन का स्ट्रक्चर, दिख ही रहा होगा। ठीक है ना, अब देखो मैं इसका रोटेशन शुरू करूंगी। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे मैं इसे घुमाऊंगी इस तरीके से, हर पॉइंट पे मुझे एक नया कॉन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम बात करेंगे 2 एक्सट्रीम केसेस की। एक केस ऐसा जिसमें जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे के जितने क्लोज रह सकते हैं उतने क्लोज रह रहे हैं, जैसे कि ये। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो देखो क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के जितने क्लोज रह सकते हैं उतने क्लोज हैं, और इस तरह के कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, एक जो है दूसरे को अपने पीछे छुपा लेता है। यहां भी वही हो रहा है, देखो ऊपर का रेड बॉल पीछे वाले को छुपा ले रहा है, ये ब्लू पीछे वाले को छुपा ले रहा है, ये येलो पीछे वाले को छुपा ले रहा है। तो ये एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, जहां पर जितने हाइड्रोजन है ना वो एक दूसरे से जितने पास रह सकते हैं, जितने क्लोज रह सकते हैं उतने क्लोज हैं। ठीक है, जो दूसरा एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन है वो है ये, जिसमें जितने हाइड्रोजन हैं, जो 6 के 6 हाइड्रोजन हैं, वो एक दूसरे से जितनी दूर रह सकते हैं उतने दूर हैं। बताने की जरूरत नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं। राइट, इसे हम कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है,
अब इनके बीच में जितने भी कॉन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे मान लो इसको मैंने थोड़ा सा यूं घुमाया, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस पहले से थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और घुमाया, पहले से थोड़ा और कम हो गया, और घुमाया, क्या हो गया, वापस इक्लिप्स्ड में आ गया, और घुमाया, फिर से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, और घुमाया, वापस क्या हुआ, स्टैगर्ड में आ गया, राइट। तो जैसे जैसे मैं घुमाती जाऊंगी, जो दो एक्सट्रीम है वो क्या है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, और उनके बीच में जितने भी कॉन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 3 नए टर्म्स सीखे हमने, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड स्क्यू। ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने भी कॉन्फॉर्मेशन हैं इनके दौरान ना तो मेरा बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है और ना ही बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ मैं इसे इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर रही हूं। एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सॉहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन चलो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखो, मेरे हाथ में जो स्ट्रक्चर है वो देखो, और स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है उसे भी फॉलो करते रहो। ठीक है, तो एक लाइन बनाएंगे सबसे पहले, बट स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड लाइन, और वो टिल्टेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि ये जो 2 ब्लैक वाले बॉल्स हैं इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इसे टिल्टेड बनाया है, तो जो लोअर एंड है उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट कार्बन को, सामने वाले कार्बन को, इसे, और जो अपर एंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे वाले कार्बन को, यानी कि इसे। ठीक है, अब दोनों कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, उसे कैसे दिखाएंगे, इस कार्बन से, मतलब लाइन के सामने वाले एंड से 3 लाइन खींचेंगे इस तरीके से, सच दैट इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। सो 120 प्लस 120 प्लस 120 360 डिग्री। ठीक उसी तरीके से पीछे वाले एंड से भी लाइन के हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, वो भी एट 120 डिग्री इज एंगल्स। ठीक है, अब जब हमें दिखाना होगा एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर, तो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाले से जो 3 लाइन खींचेंगे बिल्कुल वैसे ही खींचेंगे जैसे पीछे वाले से खींचा है। जैसे देखो 1 2 3, ठीक उसी तरीके से पीछे वाले से भी 1 2 3। तो जब हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बी माई एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैगर्ड ड्रॉ करने के लिए क्या अलग होगा, सामने वाले को ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो पीछे वाला है उसे यूं चेंज कर दो। ठीक है, तो हो गया मेरा स्टैगर्ड। तो अब सबको समझ में आ गया इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अमेजिंग। अब देखेंगे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि एक के पीछे एक कार्बन है, ये हमारा एजम्पशन होता है। इसीलिए जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो जो डॉट है आपको दिख रहा है, मतलब जो सर्कल का काइंड ऑफ सेंटर दिख रहा है वो सामने वाला कार्बन है, और जो सर्कल है वो पीछे वाला कार्बन है। ठीक है, तो इस केस में जब हम एक्लिप्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, डॉट से 3 लाइंस एट 120 डिग्रीज, क्लियर, और जो सर्कल है वहां से भी देखो 3 लाइंस जो ऑलमोस्ट ये वाले लाइंस के साथ साथ ही हैं, ऑलमोस्ट ऐसे, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा एक्लिप्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मुझे दिखाना है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड को कैसे दिखाएंगे, स्टैगर्ड में ऐसा होता है, तो इस केस में मेरा सामने वाला तो वही रहेगा, पॉइंट से 3 लाइंस, लेकिन जो पीछे का सर्कल था वहां से जो मेरी लाइंस हैं वो इस तरह से निकलती हुई आएंगी। तो ये मेरा हो जाएगा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो 2 कॉन्फॉर्मेशंस हैं, एक स्टैगर्ड और दूसरा एक्लिप्स्ड, इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या कहोगे आप। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, यानी कि एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे से जितने क्लोज रह सकते हैं उतने क्लोज है। चूंकि इतने क्लोज हैं तो इनके केस में जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। और वहीं अगर मैं इस स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसकी वजह से रिपल्शन मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है।
तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे। तो हमने इस वीडियो के अंदर एल्केन्स को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कीन्स एंड देन एल्काइंस। तो सभी लोग साथ ही रहना, मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं तो लिखना मत भूलना, कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी को, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।